सेशन में, लाइव सेशन में और चीजों को बता सकेंगे। साथ ही साथ हमारे बीच में राहुल खटे जी महाराष्ट्र से जुड़े, जो कि राजभाषा अधिकारी हैं। आप लिंग्विस्टिक साइंस के एक्सपर्ट हैं। आपके कई पुस्तकें आपकी जो है आपकी सिलेबस में, पाठ्यक्रम में शामिल हैं। महाराष्ट्र में भी हैं और भी अदर स्टेट में चल रही हैं। आपको भारत सरकार की कई ऐसी जो समितियां हैं जिसमें कि नीति निर्धारण की, उसमें आप जुड़े हुए हैं। खासतौर से सब पर आपका विशेष पकड़ है। आपको के पेटेंट्स आपके रिसर्च के हैं। आपने पीएचडी रामायण में किस तरीके से विभिन्न पात्रों की और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में रुचि, विज्ञान में के साथ आपके हर क्षेत्र में आपका हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक कमांड है। कंपैरेटिव फिलॉसफी एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी पर आपने काम किया। साइंस कम्युनिकेशन को पॉलिसी एंड ट्रांसलेशन स्टडीज, साथ ही साथ आपके कई प्रकार से अन्य विदेशों में जो डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की बनी है उसमें कैसे शब्द हमारे लिए गए हैं, उस पर आपने किया। आपको भारत सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी स्थान में साइंस क्षेत्र में निश्चित तौर पर हमारे बच्चों को बहुत ही मार्गदर्शित करेगा। मैं चाहूंगा राहुल खटे जी प्लीज ज्वाइन द मीटिंग एंड एड्रेस अवर ऑडियंस। वेलकम सर। धन्यवाद सर। आदरणीय तोमर जी का जो मार्गदर्शन है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। और तोमर जी हमें हमारे गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर है। जब से मैंने वो संभाला है तब से निरंतर तोमर जी का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है। और आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर हमें जुड़ने का मौका मिला, उन्होंने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं अपने हृदय की अनंत गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज जैसा कि पता है सभी को कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, सी.वी. रमन जी की याद में हम दिन मनाते हैं। अब क्योंकि मैं भाषा और राजभाषा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए सर ने अनुरोध किया था कि इस विषय पर हम थोड़ा सा विचार मंथन करें। तो मैंने जो कार्य किया, सर ने जैसा परिचय दिया, वो छोटा सा अल्प परिचय जो है वो, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र और मेरी रुचि का क्षेत्र एक ही हो गया। मुझे भाषा में बहुत, भाषाओं को पढ़ने में, भाषाओं की विविधताओं को समझने में, भाषाओं की समानता को समझने में शुरू से इंटरेस्ट था। तो इसलिए फिर मैंने भाषा पर शोध शुरू किया कि कई सारे शब्द हम देखते हैं कि समान रूप से दिखते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ी का ही एक शब्द आप ले लीजिए, SAME सेम शब्द है, और हिंदी में समान शब्द है या फिर सम शब्द है। तो सम शब्द को ही यदि आप रोमन में लिखेंगे तो SAME लिखेंगे, तो उसमें कई सारे शब्द, वो जो वर्ण है, आपको समानता दिखाई देगी कि इसमें तो काफ़ी समानता है। और अंग्रेज़ी के साथ ऐसा हुआ है कि कई सारे शब्द जो है लिखे कुछ और जाते हैं लेकिन बोले कुछ और जाते हैं, उनका उच्चारण कुछ और किया जाता है। जैसे कि साइकोलॉजी शब्द है, तो साइकोलॉजी में P साइलेंट है ऐसा बताया जाता है, लेकिन P साइलेंट क्यों है, और यदि साइलेंट है तो फिर उसका स्पेलिंग लिखना क्यों है, ये हमें नहीं बताया गया। तो इन सभी विषयों पर ही मैंने खोज शुरू की। और देखिए क्या होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब हम होते हैं तो कई बार उन प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिलते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं खोजने होते हैं। तो इस प्रकार मैंने खोज शुरू की और मेरा आज जो है पूरा रिसर्च कंप्लीट हुआ। और इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा कि जो अंग्रेज़ी के शब्द है जिनको हमें बताया गया शुरुआती दौर में कि ये फ्रेंच के हैं, जर्मन के हैं, लैटिन के हैं, उनके मूल में कहीं ना कहीं भारतीय शब्द या फिर संस्कृत के शब्द, प्राकृत के शब्द जुड़े हुए हैं। ऐसे कई सारे शब्दों की मैंने खोज की। जैसे NEWS न्यूज़ शब्द ले लीजिए, हमें बचपन से बताया गया कि भाई नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ से न्यूज़ शब्द बना होगा, लेकिन आपने सुना होगा कि समाचार के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या अपडेट आया है, मतलब क्या नयापन आया है। तो यह मूल शब्द जो है NEW उसके बाद यस लगाने से हुआ है।
अब न्यूज़ मतलब होता है नवस्य, नवस्य से बना हुआ जो समाचार होता है उसको हम अपडेट कहते हैं, इसीलिए उस नवस्य से बिना बनकर ही न्यूज़ शब्द बना है। आपको भी सुनकर आश्चर्य हुआ होगा क्योंकि अब तक हम जब न्यूज़ समाचार वगैरह देखते थे तो उसमें ही बताया जाता था कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से बना होगा न्यूज़ शब्द। ऐसा नहीं है, वो हमारा नवस्य शब्द उससे बना है। उसके बाद हम विज्ञान की दिवस पर चर्चा कर रहे हैं तो हमारे सामने एक विषय आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का स्पेलिंग क्या है? अब देखिए अंग्रेजी के साथ समस्या क्या है कि लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है, उसमें नियम जो है वो बदल जाते हैं और जो नियम का आधार बताया जाता है उससे हम पूर्णतः संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हम जिस भाषाओं से आते हैं या संस्कृत से आते हैं या फिर हिंदी से या फिर अन्य भाषाओं से, वहाँ पे जो लिखा जाता है वही बोला जाता है और जो बोला जाता है उसी का अनुसरण किया जाता है। लेकिन अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे कि बायोलॉजी में BA नहीं लिखा जाता है, बा लिख रहा है लेकिन BI का उच्चारण हो रहा है, तो BI लिखा जा रहा है लेकिन बा का उच्चारण हो रहा है। अब गौर करने पे आप देखेंगे कि ये BO शब्द लिखा है। अब आप कहेंगे BO क्या होता है? तो BO शब्द से आप परिचित है भली भांति कि हमारे यहाँ पे आपने शब्द सुना होगा जीवो जीवस्य जीवनम। तो यहाँ पे जो जीवो शब्द आया है उसका अर्थ जीव से संबंधित है, और आप देखते हैं कि बायोलॉजी में जीवों का ही अध्ययन होता है, इसलिए उसे जीव शास्त्र या जीव विज्ञान ही कहा जाता है। इसलिए हमारा जो तर्क है कि भाई बायो शब्द जो बना है वह बायो न होकर बीओ है, और बीओ कहाँ से आया है? तो जीवो से आया है, और जीव कहाँ से आया? तो जीव शब्द से ही वह जीवो शब्द हुआ है। चलिए, आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई ये कोई तुक्का होगा। अभी दूसरे शब्द पे हम थोड़ा सा गौर करते हैं। हम बॉटनी शब्द ले लेते हैं, BOTONY। बॉटनी का मतलब वनस्पति शास्त्र या फिर वनस्पति विज्ञान होता है। तो आपने बचपन से सुना होगा कि जड़ी और बूटी, बूटी शब्द संजीवनी बूटी, तो ये शब्द आपने बचपन से ही सुना होगा। अब ये बूटी क्या है? तो छोटा सा जो पौधा होता है उसको बूटा कहा जाता है। इमली का बूटा, बेरी का पेड़ आपने बचपन से ही सुना होगा। तो ये बूटा शब्द, बूटी शब्द, इससे बना है ये बॉटनी। अब ये आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और नहीं लग रही होगी चीज़। तो ये शोध के निष्कर्ष पर मैं हम पहुँचे हैं कि क्योंकि बॉटनी शब्द जो है उसका अर्थ देखिए क्या होता है, वनस्पतियों से जुड़ा हुआ विज्ञान, वनस्पतियों से जुड़ा हुआ शास्त्र जो है वो बॉटनी होता है। तो ये हो गया बायोलॉजी, हो गया बॉटनी, हो गया। उसी तरह फिजिक्स भी हो गया। फिजिक्स भूतों से संबंधित है। भूत मतलब प्रकृति के जो तत्व है उनको भूत कहा जाता है संस्कृत में। तो उन भूतों से संबंधित जो फिजिक्स शब्द बना है। केमिस्ट्री और भी इंटरेस्टिंग है। केमिस्ट्री की केमिस्ट्री समझने के लिए जाएंगे तो केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि CHE लिखा है। CHE क्यों लिखा है? हमें तो KE का, हम तो उच्चारण उसका KE की तरह करते हैं, और इसकी हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में हमें बता दिया गया है कि यह किमया शब्द से बनाया होगा। तो किमया शब्द से नहीं, यह शब्द देखिए आप चमस शब्द से बना है। अब चमस शब्द आपको थोड़ा संस्कृत की डिक्शनरी आप खंगालेंगे तो मिल जाएगा। वामन शिवराम आपटे जी की एक संस्कृत हिंदी डिक्शनरी आती है जो सभी शाखाओं के, सभी विधाओं के, ज्ञान विज्ञान के सभी लोगों के लिए उपयुक्त है। मैं आप सभी सुधीजनों को यहाँ अनुरोध करूँगा कि संस्कृत की वो डिक्शनरी आप भी रेफ़र करें। उसके माध्यम से आपको एक ही शब्द के कई सारे शब्द, पर्यायवाची शब्द मिलेंगे जो संस्कृत के होंगे, भारतीय भाषाओं के होंगे, और उससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो जो केमिस्ट्री शब्द पर हम बता रहे थे, तो ये चमस है। आपने आयुर्वेद की यदि थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी तो उसमें यह चमस शब्द आता है। चमस का अर्थ होता है द्रव पदार्थ, खास करके दवाइयों के लिए यह प्रयोग में आता है। उन दवाइयों को या फिर उस द्रव पदार्थों को खाने के लिए हम किचन में एक पदार्थ का यूज़ करते हैं, एक वस्तु का यूज़ करते हैं, उसे हम चम्मच कहते हैं। वह भी उससे मिलता जुलता है क्योंकि वह भी द्रव पदार्थों का से जुड़ा हुआ है। तो जो चमच है, चमच से केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से चम्मच आदि, ये शब्द आपको एक जैसे मिलते रहेंगे। शुरुआत में मैंने कुछ अंदाजे से कुछ शब्द बनाए थे, बाद में मैंने भोलानाथ तिवारी और अन्य जो इसके विद्वान हैं, भाषा विज्ञान के जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी पुस्तकें पढ़ी। फिर बाद में मुझे एक अनुमान ऐसा आया कि क्यों ना हम एक स्वतंत्र एक अपना एक शब्दकोश बनाएं जो भारतीय मूल से अंग्रेज़ी और विदेशी शब्दों को जोड़ने का काम करे। तो शुरुआत में मैंने A से शुरू किया और A से लेकर Z तक सभी शब्दों को मैंने जब संकलित किया तो लगभग 1,88,000 शब्द एकत्रित हो गए। लेकिन वह शब्द कैसे हैं? वह स्वतंत्र शब्द नहीं है, वह धातु मूल है। संस्कृत में इसे धातु पाठ कहा जाता है, रूट वर्ड्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। उन धातुओं से ही यह शब्द बने हैं। जैसे पत शब्द है, पत का अर्थ होता है गिरना, नीचे गिरना।
तो जैसे पतन शब्द उससे बना है, अब पत से पत्ता भी बना है, अब उस पत धातु से कई सारे शब्द बने हैं। अब अंग्रेजी में विजडम शब्द ले लीजिए, उस विजडम शब्द का जो मूल धातु बताया जाएगा वो स्टार WEID डैश इस तरह से वो लिखते हैं। उसे वो क्या कहते हैं, उसे वो कहते हैं PIE रूट, अर्थात प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट। अब ये प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट क्या है, तो प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट उनकी जो है उनका जो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है उसमें दिया गया जो है यह उसके बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं कि इसकी जो हिस्टोरिसिटी है, इसकी जो ऐतिहासिकता है, उस पर हम यदि देखें तो वह सारे शब्द हमको कहीं ना कहीं भारतीय मूल से जुड़े हुए मिलेंगे। ऐसे कुछ शब्द जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि BOO के बुक शब्द ले लीजिए, तो बुक शब्द में हम देखते हैं कि क्या कहीं ये हमारे यहाँ पे जो पुस्तक शब्द है उससे तो नहीं बना है। आप अंग्रेज़ी में इसका स्पेलिंग लिखिए PUSTAK। अब यहाँ पे जो संयुक्त वर्ण आ जाता है तो कई बार होता है कि जैसे बच्चे भी आप देखते हैं तो उस शब्दों का उच्चारण करना टाल देते हैं। तो यह शब्द पहले पुस्तक था, पुस्तक से पुस्तक, पुस्तक से स्त कट गया, उसके बाद में फूक हो गया, फूक के बाद में BOOK हो गया। अब इसका प्रमाण क्या है, तो आपने देखा होगा कि BUK बुक भी लिखा जा सकता था, लेकिन BUK बुक नहीं लिखा है, वहाँ पे BOOK लिखा है। इसका मतलब क्या है, जो O है उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया है किसी और शब्द की कमी को पूरा करने के लिए। तो इसलिए जो बुक शब्द बना है वह पुस्तक शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं कि भाई पेन शब्द कहाँ से आया होगा। अब कुछ लोगों को बताया, बुक शब्द बताया, तो कुछ लोगों के दिमाग में एकदम से आया होगा कि भाई पेन शब्द भी तो है, वो कहाँ से बना होगा। तो आपने सुना होगा कि पहले पुराने ज़माने में जब हम लिखते थे तो मोर पंख आदि का प्रयोग करते थे। अब पंख शब्द ले लीजिए, PANKH पंख शब्द ले लीजिए, पंखों को अंग्रेज़ी में लिखिए और उसके बाद में देखिए उसके कुछ आखिर के वर्ण यदि कट हो जाए तो पन बनेगा और पन के बाद में वो PEN बन जाएगा। तो क्या मैं जो बता रहा हूँ या केवल तुक्केबाजी है? जी नहीं, तुक्केबाजी नहीं है। जो जिस प्रकार मनुष्य अपने जीनियोलॉजी को खंगाल सकता है, अपनी जंत्री को खंगाल सकता है, इसको जंत्री शब्द बोला जाता है कि भाई आपके पूर्वजों के पूर्वज कौन थे, वैसे ही शब्दों के पूर्वजों के पूर्वज शब्द कौन से थे इसको भी देखा जा सकता है। इसको लिंग्विस्टिक्स में हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स नाम का एक टॉपिक है, उसके आधार पर आप ये सारे शब्दों की खोज कर सकते हैं। तो आज के इस विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में आप सबसे यह विषय पर चर्चा करने के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले आपने 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में किसी भी विषय का परिचय जब होता है तो हमें यह बताया जाता था कि यह शब्द अंग्रेज़ी का कोई भी शब्द फ्रेंच की शब्दावली से आया है, लैटिन की शब्दावली से आया है या फिर जर्मन की शब्दावली से आया है, और वह जो शब्द होते थे वो इटैलिक तिरछे फॉन्ट में लिखे रहते थे। लेकिन हमें कोई बताता नहीं था कि यह शब्द बने कैसे, और ख़ास करके इन शब्दों पर कोई प्रश्न नहीं आता था। इसलिए क्या हो गया कि हमने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। तो कई सारे विषयों की जब शुरुआत होती है तो उसकी शुरुआत में ही उन शब्दों के परिचय के बारे में हमें ऐसा शुरू से ही सिखाया गया कि अंग्रेज़ी के सारे शब्द फ्रेंच, जर्मन, लैटिन आदि से आए। लेकिन यदि इनकी जड़ में हम जाएँ, थोड़ा हम रिसर्च करें और पाणिनि धातु पाठ का आधार हम लें, तो पाणिनि ने लगभग 2000 धातु बताई है। यह धातु एक ऐसी है, यह एक किसी क्रिया को दर्शाने वाली है, और जो व्यक्ति जो काम करता है उसका वही नाम पड़ जाता है। जिस वस्तु से जो क्रिया की जाती है वही उस वस्तु का करने वाली क्रिया हो जाती है, इसलिए ER लगता है। जो ER है संस्कृत का जो कर धातु है, करना, कर, करना, करता, ये वही शब्द बन गए हैं, उसमें का सिर्फ अंग्रेज़ी में ER बच गया। तो ऐसे कई सारे जो है क्रियाएँ हैं जिसका पाणिनि ने अपने धातु पाठ में जिक्र किया है। वह धातु पाठ के आधार पर शब्द बने हैं, संस्कृत के भी बने हैं और विदेशी भाषाओं के भी बने हैं। लेकिन हुआ क्या कि उनमें परिवर्तन ज़्यादा हुआ है। भाषा परिवर्तन में, भाषा विज्ञान में इसे शब्द परिवर्तन कहा जाता है, और जहाँ शब्द बिगड़ जाता है उसे अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश, अप मतलब बुरा, भ्रंश पूरी तरह से बिगड़ गया। यदि कोई मूर्ति है और उस मूर्ति के कुछ अंग भंग हो गया, मान लीजिए हाथ कट गया, मान लीजिए गणेश की मूर्ति है, हाथ कट गया, सूंड कट गई, तो समझ में नहीं आएगा कि मूर्ति किस देवता की है। उसी प्रकार शब्दों के साथ हुआ है। आजकल हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो टूट फूट हुए अंग्रेजी के शब्द हैं, जो मूलतः हमारी ही है। जैसे आपने देखा होगा शब्दों में 4 कोस पे वाणी बदले 8 कोस पे
4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे वाणी, ऐसा आपने सुना भी होगा, क्योंकि शब्द निरंतर बदलते रहते हैं। और आपने भौतिक शास्त्र का भी नियम सुना होगा, पढ़ा होगा कि जिस वस्तु का जितना ज़्यादा प्रयोग होता है उसमें उतने ही ज़्यादा परिवर्तन आते रहते हैं, और जिसमें जिसका प्रयोग नहीं होता वो वैसी पड़ी रहती है, उसमें परिवर्तन ज़्यादा नहीं आता है। तो शब्द दैनिक प्रयोग में जो भी शब्द आते हैं उनमें निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। यह जो परिवर्तन है यह कभी मुख सुख के कारण होता है, प्रयत्न लाघव के कारण होता है। यह शब्द आपको सुनने में कठिन लग रहे होंगे, प्रयत्न लाघव, मुख सुख, ये क्या है? हम तो विज्ञान के क्षेत्र में बैठे हैं, तो कई सारे लोगों को प्रश्न चिन्ह आ रहे होंगे, ये क्या भारी भारी शब्द है। तो ये सरल शब्द है। लाघव मतलब हल्का, मतलब जो मुख सुख मतलब मुख को जो सुख दे वह शब्द। प्रयत्न लाघव मतलब जो है जिसको उच्चारण करने में ज़्यादा कष्ट नहीं लगता है। तो प्रयत्न लाघव में क्या करते हैं, हम शब्दों को आसान बनाते हैं। जैसे पत्र शब्द है, बिल्व पत्र मान लीजिए शब्द है, तो पत्र शब्दों का हमने क्या कर दिया, पेपर कर दिया। तो पेपर जो हम जिस पेपर पर लिखते हैं वह भी तो एक बिल्व पत्र टाइप का ही था। पहले भोजपत्र होते थे, आज वो पेपर है। उस समय हो सकता है कि उस पत्र की मोटाई कुछ जाड़ी हो, ज़्यादा हो, अधिक हो, आज थोड़ी कम हो गई। तो इसी तरह से शब्द बदल बदल कर आज हमारे सामने आते हैं। तो अब इसका फ़ायदा क्या? अब ये भी होगा, कई सारे लोगों को ये भी प्रश्न आया होगा कि चलिए ठीक है, इतनी खोज कर ली तो इसका फ़ायदा क्या? तो इसका फ़ायदा ऐसा है कि शब्दों की मूल जड़ तक हम जब जाते हैं तो उसकी विशेषताओं को समझते हैं। साथ ही इससे फ़ायदा ये है कि जो अंग्रेज़ी की ग्रामेटिकल जो रचना है, जो व्याकरणिक संरचना है, उसमें कई सारे प्रश्न विद्यार्थियों को आते हैं। जैसे आई के सामने एम लिखते हैं लेकिन उई के सामने नहीं लिखते। तो आई के सामने एम क्यों लिखते हैं? क्योंकि अहम अस्थि शब्द है, अहम शब्द है, अहम अलग हो गया, आई बच गया उसका, और ए एम अलग हो गया, उससे आई एम लिखा हुआ, इसलिए उई के सामने नहीं लगेगा। तो उई क्यों कहाँ से आया? तो जो वयम शब्द है, वयम से ही उई शब्द बन गया। अब फिर प्रश्न आता है कि वाई वो यू शब्द कैसे बना? तो THOU दाऊ शब्द है। तो दाऊ शब्द मूल रूप से कहाँ से आया? तो आपके यहाँ आपने सुना होगा कि त्वम शब्द हमारे पास है, त का द हो गया, द का THOU दाऊ हो गया। तो इस तरह शब्द जो है परिवर्तित होते रहते हैं। प्राचीन काल में जो शब्दों की बनावट थी उस पर थोड़ा सा अधिक ध्यान दिया जाता था। आजकल भी आप देखा होगा आपने कि किताब जब हम लिखते हैं तो शब्दों की शुद्धता, उसके उच्चारण और उसके लिपि पर बहुत ध्यान दिया जाता है। लेकिन जब दैनिक प्रयोग में हम करते हैं तो उन शब्दों पे इतना हम ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमारी वो प्रायोरिटी नहीं होती। हमारा काम चल जाए उससे हमारा काम हो जाता है। दैनिक प्रयोग में आपने देखा होगा कि जैसे ऑटो शब्द है, ऑटो, जिस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाला जो ऑटो शब्द है, जिस ऑटो में हम बैठते हैं, वो ऑटो वाला कभी ऑटो को ऑटो बोलने के चक्कर में नहीं रहता, वो ऑटो बोल देता है और सीधे हम बैठ जाते हैं, अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद में स्टेशन शब्द ले लीजिए। स्टेशन जाने के लिए जो ऑटो वाला होता है वो कभी स्टेशन इतना शुद्ध उच्चारण करने के चक्कर में नहीं पड़ता, वो क्या बोलता है, स्टेशन बोल देता है, सीधा आधा सा खा जाता है। अब उसने तो आधा सा खा लिया, लेकिन भाषा विज्ञान वाले थोड़ी नहीं छोड़ेंगे। भाषा विज्ञान वालों का कहना है कि इसमें भी नियम है। क्या नियम है? तो इसमें आद्य वर्ण लोप का नियम है। आद्य वर्ण लोप क्या है कि भाई सबसे शब्द के पहला जो वर्ण है वह लुप्त हो गया, गायब हो गया, इसलिए स्टेशन का आधा स कट गया तो स्टेशन बना दिया उसने। ऐसा ही आप में से कुछ लोग मुंबई गए होंगे, वेले पार्ले एरिया में, वहाँ पे एक ईरला रोड है। अब ये ईरला रोड क्या है? तो ईरला शब्द आप डिक्शनरी में ढूंढने का प्रयास करेंगे तो ईरला नाम का कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ईरला नाम का ना कोई वस्तु है ना कोई व्यक्ति है। वह क्या था? तो वह बिरला था, BIRLA, बिरला शब्द था। तो बी कट गया, बी आद्य वर्ण लोप हो गया, उच्चारण कम हो गया और उसका ईरला शब्द बन गया। अब ये इसके होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। पाणिनि ने इसके ध्वनि परिवर्तन के लगभग 20 कारण बताए। आधुनिक भाषा विज्ञान में लगभग 16 कारण बताए, और इन सभी कारणों को मैंने थोड़ा सा मर्ज किया, एकत्रित किया, और इसको एक सिंपल साउंड सिंप्लीफिकेशन या फिर साउंड चेंज का एक रूल बनाया, और उस रूल को मैंने राहुल्स लॉ नाम भी दिया है। जब आप कोई नई वस्तु की खोज करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि न्यूटन ने खोज की तो ठीक है, उन्होंने न्यूटन के गति विषयक 3 नियमों पर अपना नाम दिया है, जबकि वो गति विषयक 3 नियम वैशेषिक दर्शन में आपको यथावत मिलते हैं, संस्कृत में लिखे हुए हैं। आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, जाना भी होगा। तो जब हम, अब क्योंकि मुझे मिला इसलिए मैंने अपना नाम दिया, तो इसलिए मैंने उसको साउंड सिंप्लीफिकेशन रूल ऑफ राहुल्स लॉ ऑफ साउंड सिंप्लीफिकेशन ऐसा नाम दिया। और इस साउंड सिंप्लीफिकेशन के रूल के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जहाँ कठिन शब्द है, जैसे पेपर शब्द है, तो पेपर कहाँ से आया? कि पत्र से आया।
तो क्योंकि पत्र का उच्चारण करने में कठिन होता है तो उसको आसान बना दिया उन्होंने, उसको पेपर बना दिया। जैसे उसी तरह आपने देखा होगा कि क्षत्रिय शब्द है, क्षत्रिय वैश्य, ये जो आपने शब्द सुने हुए, उस क्षत्रिय शब्द से ही खत्रिय शब्द बना है। अब क्ष का ख कैसे हो गया? क्योंकि उच्चारण के लिए उन्होंने सुविधा के हिसाब से क्षत्रिय का खत्रिय हो गया। तो ये कई सारे शब्द ऐसे आपको मिलेंगे, तो उनका मैंने विधिवत अध्ययन किया, इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री को सबमिट किया। उन्होंने लगभग 3 महीने तो इसका स्टडी किया कि एग्जैक्ट क्या है। तो उसको मैंने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ संस्कृत धातु रूप विथ प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट ऐसा नाम देते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री को सुपुर्द किया। उन्होंने अपनी वेबसाइट डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में, यदि आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है, जो इस विषय पर थोड़ा और नॉलेज को अपडेट रखना चाहते हैं, तो डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पर जाकर dil.gov.in पर जाकर सर्च में हायर एजुकेशन में यदि मेरा नाम टाइप करते हैं, राहुल या फिर KHATE मेरा सरनेम टाइप करते हैं, तो वहाँ से इसको विस्तार से आप देख सकते हैं। उसमें हमने क्या किया है कि अंग्रेज़ी के मूल धातु रूप जिसे प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट कहते हैं वो लगभग 650 है। संस्कृत धातु पाठ लगभग 2000 है। तो हमारे जो 2000 है उनसे तो ज़्यादा ही है। इसका मतलब कौन बड़ा और कौन छोटा ये तो स्पष्ट हो ही जाता है। तो उसके आधार पे हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। उसमें फ्रेंच, जर्मन, लैटिन के जो शब्द है उन्हें भी हमने शामिल किया। उसमें हिंदी के शब्दों को हमने शामिल किया और कोई एक मराठी भाषा को भी मैंने शामिल किया। यदि आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है उसको विस्तार से जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि हमारी विज्ञान की समझ बढ़ेगी, साथ ही जिन विषयों को हम कठिन मानते हैं उनको समझने में भी कई बार आसानी हो जाएगी। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, जो सरल चीज़ है उसको अपना अध्ययन करते हैं और उसको विशिष्ट तत्व में रखते हैं, विशिष्ट भाषा में रखते हैं। जैसे H2O, यदि मैं किसी को बोलूँगा कि भाई आप H2O पिएंगे क्या, तो विचित्र हो जाएगा, लेकिन रसायन में H2O शब्द चलता है। तो यह जो भाषा विज्ञान है इसमें भी आद्यवर्ण लोप, मध्यवर्ण लोप, अंत्यवर्ण लोप, प्रयत्न लाघव, मुख सुख, यह सारे शब्दों का निर्माण किया गया है। इससे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके कारण होता क्या है कि सामान्य व्यक्ति को वह चीज़ें बहुत कठिन लगती है, लेकिन वो कठिन नहीं, आसान होती है। और हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कठिन को आसान करना ही तो उद्देश्य है, आसान को कठिन करना उद्देश्य नहीं है। तो हमने क्या किया है, इसको आसान किया है। तो राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के अवसर पर हमने जो यह प्रयास किया है, इसमें भाषा विज्ञान यह जो विषय आता है यह भी एक विषय है। हालांकि भाषाओं से जुड़ा है, इसलिए विज्ञान की कई सारी शाखाएं वाले इसको भूल ही जाते हैं कि भाषा विज्ञान नाम का भी कोई विषय होगा। लेकिन मुझे विज्ञान, शुरू से विज्ञान विषयों की में रुचि थी और मैंने भाषाओं में विज्ञान ढूंढा, भाषा विज्ञान का अध्ययन किया, कोश विज्ञान का अध्ययन किया और थोड़ा गहराई में गया तो एक नई खोज हो गई। आप देख रहे होंगे चश्मा मैंने लगाया है, तो चश्मा लगाने के बाद में हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो स्पेक्टेकल शब्द मिलता है चश्मे के लिए, तो वहाँ स्पष्ट से कहीं स्पेक्टेकल तो नहीं बना है। हम बालों को हेर फेर करते हैं, उस हेर फेर करने से हेर शब्द से तो HIR हेयर नहीं बना है। जैसे अणु शब्द है, अणु से कहीं एटम शब्द तो नहीं बना है। इन शब्दों पर आप भी खोज कीजिए। हमारे जो है मूछ शब्द के लिए आप अंग्रेजी में शब्द को खोज कीजिए क्या है, वो वैसा ही मिलेगा जैसा हिंदी में मूछ लिखा है। तो ऐसे कई सारे शब्द आपको मिलेंगे। और भाषा क्या है कि भाषा तो सभी विज्ञान की शाखाओं को जोड़ता है। और इसमें क्या है कि विज्ञान के इंसान ने जब ज्ञान विज्ञान की शाखाओं का शोध किया या फिर विस्तार किया, तो मेरा मानना ये है कि भाषा और भाषा का विज्ञान सबसे पहला रहा होगा। क्योंकि प्रकृति से ध्वनि सुनकर इंसान ने जब उसको लिपिबद्ध करना शुरू किया, उसका संकलन करना शुरू किया, उसका अर्थ निकालना शुरू किया, तो ये भाषा विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। उसकी कई सारी शाखाएँ हैं, तो उसको भी हम थोड़ा गहराई देखें। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के इस अवसर पर भारतीय ज्ञान विज्ञान के मंच के माध्यम से जो भाषा विज्ञान है, ये हमारे षड दर्शन का ही एक अंग है। आप सब लोग, अधिकतर लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री से जुड़े हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो बेस है वो कहाँ पे होगा? आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि वैशेषिक दर्शन में है। अब वैशेषिक शब्द थोड़ा सुनने में कठिन होगा, आप लोगों के लिए लगेगा कि कठिन है, लेकिन यह पदार्थ विशेष की बात करता है, इसलिए उसे वैशेषिक दर्शन कहा गया है। इसमें पदार्थ की अवस्थाएं और पदार्थ के गुणधर्म, इसी का अध्ययन है। इसके बाद में सांख्य दर्शन है। अब सांख्य शब्द है, सांख्य में क्या होता है? तो प्रकृति के तत्वों का अध्ययन होता है। आपने साइंस शब्द सुना हो,
SCIENC, साइंस विज्ञान दिवस के अवसर पर हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे साइंस का स्पेलिंग देखिए क्या लिखा है, SCI लिखा है। अब और उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, सा कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं। सा तो कॉमन है। अब कहीं यह तो नहीं है कि ये शब्द भी कहीं से आया होगा, तो ये कहाँ से आया होगा, थोड़ा आप अंदाज़ा लगाइए। तो हमारे यहाँ पे एक दर्शन है सांख्य दर्शन। अब क्या यह सांख्य दर्शन से तो नहीं जुड़ा हुआ। सांख्य दर्शन क्या करता है कि प्रकृति के तत्वों का क्वांटिटेटिव मतलब संख्यात्मक जो है विश्लेषण करता है। तो विज्ञान में हम क्या करते हैं, तत्वों का जो है संख्यात्मक परिणामात्मक अध्ययन ही तो करते हैं। आपने देखा होगा कि E=mc² को कितना हम इक्वेशन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सारा का सारा विज्ञान गणित पर आधारित है, और गणित किस पर चलता है, अंकों पर चलता है। और अंकों की खोज किसने की, सबसे पहले हमारे भारत ने की। अब इसमें आपने देखा होगा कि कंप्यूटर साइंस के भी कुछ लोग जुड़े होंगे। बाइनरी सिस्टम पे चलता है। अब बा का अर्थ क्या होता है, बा का अर्थ वहाँ पे 2 होता है, बाइनरी अर्थात 2। अब कौन से 2, तो 0 and 1। अब 0 and 1 उसी को जो है ह्रस्व और दीर्घ के रूप में ग्रामर में पहले ही बताया गया है। गण क्या होते हैं वो भी आपने देखा होगा, ह्रस्व दीर्घ, इसी के आधार पे 0 और 1 ऐसा मात्राओं का पहले गणन होता था। जैसे 12 मात्राओं का छंद, 14 मात्राओं का छंद, 16 मात्राओं का छंद। तो पिंगल ऋषि के नाम से एक छंद शास्त्र प्रसिद्ध है। उन्होंने अंकों के आधार में, मतलब जो जिसको बाइनरी सिस्टम का हम चार्ल्स बैबेज के बारे में हमें बताया जाता है, तो उसमें शुरुआती दौर में उन्होंने इसका प्रयोग किया था। मतलब भाषा को भी गणितीय रूप में रखने की परंपरा हमारे यहाँ पे रही है। हालांकि हमने ये पढ़ा नहीं है कहीं। आजकल जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें इन सभी विषयों को एक्सप्लोर करने के बारे में ही चिंतन मंथन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो चीज़ें थी वह 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब विदेशियों ने इसका अध्ययन किया, उन्हें उपयुक्त लगी, तो उन्होंने अपनी भाषा में उसको व्यक्त किया, उसके आधार पर पुस्तकें लिखी। अब क्योंकि कॉलोनियल एज में क्या हुआ कि हमारे पास में जो भी किताबें आई, या फिर अंग्रेज़ी प्रभाव के कारण या फिर ब्रिटिश प्रभाव के कारण, वो वहाँ से आया हुआ विज्ञान ही हम समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए सारे कंसेप्ट उधर से आए, यही हमें सिखाया जाता है। लेकिन क्या ये कंसेप्ट हमारे भारतीय विचारधारा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में थे, इस पर यदि हम खोज करें तो वो सारे तत्व मिल जाते हैं। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण यह है कि हमारी संस्कृत भाषा में करोड़ों शब्द हैं, अंग्रेज़ी में लिमिटेड शब्द हैं। अच्छा, अंग्रेज़ी की वर्णमाला को देखेंगे आप तो A से लेकर Z तक शब्द है, A B C D to XYZ। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि इसमें अवर्ण का ध्वनि कोई है? अवर्ण का तो कोई ध्वनि है इसमें है ही नहीं। फिर जब अवर्ण का ध्वनि आता है तो हम उच्चारण तो करते हैं, जैसे UPPR, अपर बर्थ, लोअर बर्थ में जो अपर शब्द आता है वो क्या है, ऊपर के लिए हम प्रयोग होता है। ऊर्ध्व शब्द था, ऊर्ध्व का ऊपर हुआ, ऊपर का UPPR हुआ, लेकिन हम उसका उच्चारण क्या कर रहे हैं, अपर बर्थ या फिर लोअर बर्थ, अपर कर रहे हैं, अ की तरह कर रहे हैं, यू की तरह नहीं कर रहे, जबकि ऊपर ही लिखा है। आप इस पर गौर कीजिए, ऊपर का स्पेलिंग लिखिए और अपर का स्पेलिंग लिखिए, दोनों का स्पेलिंग एक ही आएगा और अर्थ भी लगभग एक ही आएगा। लेकिन हम ऊपर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, अपर। ठीक है, तो ऐसे कई सारे शब्द मिलेंगे आपको, ऐसा एक नहीं है, यू से कई सारे शब्द मिलेंगे। जैसे साइकोलॉजी में P साइलेंट है, क्यों साइलेंट है कोई नहीं बताता। तो पश्चंती शब्द मिलता है, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी, मतलब हम जो स्पीच जो बोलते हैं मुख से, इसको विखुरित होता है, जो वैखरी वाणी जिसे बोला जाता है। ये एक प्रोसेस है, नाभि से लेकर छाती तक आता है, छाती से लेकर गले तक, और गले से आकर मुंह के द्वारा ध्वनि बाहर निकलती है। यह एक प्रोसेस है, और यह प्रोसेस बहुत फास्ट चलती है, बहुत गतिशील चलती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि कोई प्रोसेस हो रही है। अब मैं नाक से श्वास ले रहा हूँ, श्वास नलिका में जा रहा है, उसका प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद में मुंह से वो आवाज़ बाहर आ रही है, लेकिन ये कितनी फास्ट हो रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। तो परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी, ऐसी 4 प्रकार की वाणियाँ बोली जाती है। हम बोलते हैं ना कि मैं मन ही मन में कुछ बोल रहा था। कई बार आपने देखा होगा कि मन ही मन में हम कुछ सोच रहे थे, तो लेकिन वो जो सोच रहे होते वो हम ही स्वयं सुन रहे होते हैं, कोई दूसरा नहीं सुन पाता है। कई बार व्यक्ति अति विचार में होता है तो हाव भाव उनके चेहरों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो मन में कुछ विचार चल रहा था उस व्यक्ति के, लेकिन वो बोल नहीं रहा होता है, लेकिन वो अकेले में कुछ बोल रहा होता है, क्योंकि उसका मन अपने आप से ही बोल रहा होता है। इसका मतलब क्या है, उसका भी कुछ जो डेसिबल है, उस ध्वनि के कुछ डेसिबल है, वो कम हो सकता है, लेकिन वो मन ही मन में चल रहा है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर वो क्रिया चल रही है। तो
जो पश्चंती वाणी है, जो हम मन ही मन में बोलते हैं, अच्छा उसका स्थान क्या है? हृदय देश में बोला गया है। अब जब हम मन बोलते हैं तो हम माइंड नहीं बोलते हैं, मन मतलब हृदय पर ही नाम हाथ रखते हैं। तो पश्चंती से अर्थ वहाँ पे मन में कही गई बात या फिर पश्चंती वाणी ही है। तो क्योंकि यह विषय काफ़ी बहुत लंबा चौड़ा है और भारतीय ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपरा में आपने देखा होगा कि किसी भी विषय पर जो है बहुत गहराई से चिंतन मंथन होता है और शुरू से अंत तक होता है। जैसे सृष्टि के प्रारंभ से लेके तो अंत तक इन सारे विषयों पर विचार हुआ है हमारी भारतीय दर्शन विचार विज्ञान धारा में। नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेके तो अंत तक बातें बताई गई है, ये आप भी जानते होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो विज्ञान है समग्रता का विज्ञान है। केवल देखिए, हम आप जब केवल फिजिक्स पढ़ते हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री में उसके द्रव पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। हम मेडिकल साइंस में क्या पढ़ रहे हैं? उसके मेडिकल तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन भारतीय विज्ञान दर्शन फिर ज्ञान दर्शन समग्रता का विज्ञान है, इसलिए वहाँ पे आरंभ से लेकर अंत तक सभी चीज़ों का गहराई से चिंतन होता है। इसलिए आपको शब्द ज़्यादा मिलेंगे, जितने ज़्यादा शब्द है उतने ज़्यादा कंसेप्ट है, जितने ज़्यादा कंसेप्ट है उतने ही ज़्यादा उसका जो है स्कोप ज़्यादा है। तो मैं आप सभी से यही इस अवसर पर अनुरोध करूँगा कि आप भी शब्दों पर थोड़ा सा विचार चिंतन मंथन करें, क्योंकि आजकल हम सारा अंग्रेज़ी में ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी में ही हमें सहज आता है। लेकिन अंग्रेज़ी के साथ साथ यदि हम भारतीय भाषाओं में कुछ काम करें तो ये सारे विषय जो है वह स्पष्ट हो सकते हैं और इससे हमारा जो ज्ञान चिंतन धारा है और विकसित हो सकती है। जब बच्चे हमें कुछ पूछते हैं तो कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं पता होते हैं, यदि हमने उनके खोजने की कोशिश की तो और भी विषय आसान हो सकते हैं। तो हमारी जो भारतीय चिंतन धारा है, क्योंकि विज्ञान दिवस के अवसर पर हम इस पर विचार कर रहे हैं, तो हमारे भारतीय चिंतन धारा में विज्ञान भी था। जैसे षड दर्शन है, तो षड दर्शन में 6 दर्शन बताए गए, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त और मीमांसा आता है। उसके बाद में इस विषय के अंतर्गत तुलनात्मक भाषा विज्ञान आता है, जिसमें हम भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसी के अंतर्गत कोश विज्ञान आता है। आपने देखा होगा हम डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप में से अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा कि डिक्शनरी केवल समांतर शब्द खोजने के लिए नहीं होती है। बहुभाषी कोश होते हैं, अपोजिट वर्ड्स का भी होता है। एक इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी होती है, मैंने खुद एक इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी बनाई है। जो इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी एक व्युत्पत्ति कोश है, जो अंग्रेजी के प्रत्येक शब्द को संस्कृत और प्राकृत से जोड़कर सिद्ध करती है कि यह हमारा शब्द इस संस्कृत शब्द से बना है। और इसको हमने शिक्षा मंत्रालय को सौंपकर उसको हमने रिकॉग्नाइज भी हो गया है। इसमें वाक विज्ञान आता है, ध्वनि विज्ञान आता है, वाक प्रक्रिया, वाक पहचान आती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आती है। जब हम मोबाइल पे कुछ बोलते हैं तो अपने आप टाइप होता है। तो स्पीच सर्च आपने किया होगा, बच्चे भी आजकल वीडियो सर्च करने के लिए टाइप नहीं करते हैं, वो बोलते हैं डोरेमोन या फिर पोकोमोन, ऐसा बोलते ही वो वीडियो अपने आप टाइप होता है, उसका वीडियो चलने पड़ता है। तो ये सारी जो स्पीच टेक्नोलॉजी भी है, इसके अंदर भी भाषाओं का और भाषा के संयोजन का प्रयोग किया गया है। और समय के साथ भाषाएं बदल जाती है। जैसे अंग्रेजी में जो है सब 26 वर्णाक्षरों में ही जो है, संस्कृत के 52, मूलतः वैदिक संस्कृत में 64 वर्णाक्षर थे, फिर 62 हुए, फिर 42 हुए, 52 हुए, कम कम होते होते अंग्रेजी में बचकर 26 वर्णाक्षर ही रह गए। 5 ही स्वर बताए जाते हैं अंग्रेजी में, ए, ई, आई, ओ और यू। हमारे यहाँ पे 12-13 स्वर है, और से लेके आ तक। तो ये सारे हमारे जो विज्ञान परंपरा है, इसमें भाषागत जो है काफ़ी समृद्धता मिलती है हमें। तो इसका फ़ायदा क्या है? तो आधुनिक कंप्यूटेशनल साइंस में ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन में यह चीज़ काम में आती है, टेक्स्ट टू स्पीच में काम आती है, ऑटोमेटिक प्रेजिंग में काम आती है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में काम आती है। उसके बाद में टूल्स फॉर लेक्सिकोग्राफी में भी यह चीज़ काम में आती है। उसके बाद में कोश ग्रंथ का निर्माण में यह सारा जो ज्ञान होता है ये काम आता है। इसमें व्युत्पत्ति कोश बनाया जा सकता है। पाणिनि के धातु पाठ के आधार पर आधुनिक अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन भाषा के मूल रूट की खोज की जा सकती है, जिससे अंग्रेजी की जड़ों से विदेशी भाषा और हमारी मूल संस्कृति की तत्वों की पहचान हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि लोग यहाँ से विदेश में जाते हैं, कई वर्षों तक वहाँ पर बसते हैं, लेकिन अपनी दादी परदादी से यहाँ से राम, कृष्ण आदि की कहानी सुनते रहते हैं।
तो वह जो शब्द है वहाँ पे अभी भी रचे बसे उनकी संस्कृति में रहते हैं। जैसे लुप्त हंसा नाम की एक एयर फ्लाइट है। लुप्त हंसा क्या है? वह हंस जो लुप्त हो गया। तो लुप्त हंस क्या है? लुप्त हंस क्या कहीं और का इंडोनेशिया की फ़्लाइट है शायद? तो यह तो हमारे यहाँ का शब्द है जो हंस लुप्त हो गया। और जैसे जो चीज़ लुप्त हो जाती है उसका महत्व और बढ़ जाता है। तो जो जो चीज़ें लुप्त हो रही है हम उन पर यदि खोज करें तो इसमें और भी हमें खोज की दिशा मिल सकती है। और नई शिक्षा नीति तो यही कहती है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में विषयों को आपको समझना है। भारतीय भाषाओं को व्यापक प्रश्रय दिया गया है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। अपने ज्ञान विज्ञान के तत्वों को भारतीय ज्ञान धारा के साथ जोड़कर एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने इस प्रकार जो खोज की है उसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। यदि आपको इस विषय पर और डिटेल जानना है आप डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में जाकर हायर एजुकेशन में KHATE मेरा नाम यदि टाइप करेंगे तो इसमें आप सभी शब्दों के बारे में जान सकते हैं। और यह जो शब्द है यह ज्ञान विज्ञान की सभी शाखाओं को जोड़ता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, एनाटॉमी। तो आपने देखा होगा कि जैसे हम कंप्यूटर पर किसी फाइल की सर्च करना हो या फिर हमें कंप्यूटर का सारा डाटा लेना हो, IP एड्रेस वगैरह क्या लेना हो, तो हम क्या करते हैं? CMD टाइप करते हैं। किसमें? सर्च में। अब CMD टाइप करते हैं, क्या होता है? CMD का अर्थ होता है कमांड प्रॉम्प्ट। अब कमांड प्रॉम्प्ट से क्या होता है कि आपका DNS उसमें आ जाता है, सब आ जाता है। मतलब आपका IP एड्रेस वगैरह सब आ जाता है, कनेक्टिविटी सब आ जाता है। उसके आगे की प्रोसेस जो कंप्यूटेशनल साइंस से जुड़े विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। तो यह CMD टाइप करने से जिस प्रकार कंप्यूटर की सारी जंतरी निकल आती है, उसी प्रकार शब्दों के मूल धातुओं को खोजने से या फिर उसको पता करने से शब्दों के रूट्स पता चलते हैं और उसको शब्द किन शब्दों से बना है, उसके विकास की अवस्था क्या है, ये सब पता चलता है। पाणिनि ने इस विषय पर बहुत गहराई से अध्ययन किया है। भारतीय लिंग्विस्टिक्स में इसको नई ज्ञान धारा में जो नई शिक्षा नीति है NEP 2020 में उसको प्रश्रय दिया गया है और उस पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो मैं आप सभी से इस अवसर पर यही अनुरोध करूंगा कि ज्ञान विज्ञान की शाखाओं के साथ साथ, क्योंकि ज्ञान विज्ञान की ही शाखा है, भाषा भी एक विज्ञान ही है, लेकिन क्योंकि साहित्य और भाषा में इसका ज़्यादा अध्ययन होता है, लेकिन हमारे जो आधुनिक विज्ञान की शाखाओं में इसमें ज़्यादा अध्ययन नहीं होता है। तो इसको भी आप भाषा को भी एक विज्ञान के रूप में समझे, जाने, नए नए शब्दकोश को खरीदे, उन्हें पढ़े, जांचे। हमारी यहाँ की जो लाइब्रेरी है उसमें भी मैंने देखा आपके यहाँ पे भारतीय ज्ञान परंपरा का एक पूरा लाइब्रेरी बनी है। उसमें भी कई सारे प्राचीन ग्रंथ रखे गए हैं, आधुनिक संदर्भ में भी है और उनका हमारा भारतीय संस्कृति से ही लगाव है। आपकी तो यूनिवर्सिटी है, संस्कृति से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी है, तो संस्कृति, भाषा और जो परंपरा है इनका हम समन्वय करते हुए यदि इन सब विषयों को समझे तो और प्रश्रय मिल सकता है। तो इस अवसर पर मुझे लगता है कि इतनी बात कहना काफ़ी है। वैसे बताने के लिए बहुत कुछ रहता है, लेकिन मैं अपनी बात को लिमिटेड रखता हूँ और अपनी बात को विराम देता हूँ। आप में से कोई किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं या फिर आप मेरा संपर्क भी है विभाग से ले सकते हैं। और हमारा एक विज्ञान प्रचार प्रसार का एक फेसबुक पर पेज है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। भारतीय विचारधारा के माध्यम से ज्ञान विज्ञान की समस्त धाराओं को समझ सकते हैं। शब्द अनुसंधान नाम का हमने एक पेज फेसबुक पर ओपन किया है, उसमें भी हम शब्दों के माध्यम से विज्ञान के तत्वों को जानने की कोशिश करते हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा नाम से भी हमने एक पेज खोला है, इसके माध्यम से भी आप जो है इन सभी विषयों को जान सकते हैं। इन सब का शोध और अनुसंधान में फ़ायदा होगा, आपको भी कठिन विषयों को समझने में आसान होगा। और जब हम किसी विषय पर अपना मंतव्य रखते हैं तो उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी रखने में आप सबको सहायता होगी। आपने मुझे इस अवसर पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर अपनी बात करने का मौका दिया, अवसर दिया, इसके लिए मैं आदरणीय तोमर जी और आपके पूरे संस्थान का हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और निरंतर रूप से हम जुड़े रहेंगे, यह आशा व्यक्त करता हूँ। किसी को यदि प्रश्न हो तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। Thank you so much. And Indian culture. Kindly send a resource link in the chat box so we receive the resources. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite Dr. Ruchi ma'am
for the vote of thanks. Ruchi ma'am.